Uh, okay, so good morning. So in previous lecture हमने देखा कि मटेरियल के रिसीट के वक्त हाउ टू वैल्यू द मटेरियल. ओके, सो वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसीट्स एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं. वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसीट्स. चलो फास्ट में जिसको पूछ रहा हूँ आंसर करो. जब मटेरियल रिसीव होता है तो उसका वैल्यू निकालते वक्त अल्ताफ कैन यू टेल मी, डू वी डिडक्ट ट्रेड डिस्काउंट? डू वी डिडक्ट ट्रेड डिस्काउंट? Trade. Yes. Do we deduct quantity discount, Altaf? Yes. Vishwajit, do we deduct cash discount? Why not? Correct. It is a finance cost, that is why we don't deduct it. Fine, good. Pragun, tell me, do we add GST? Pragun, do we add GST? Huh, co- Correct. If credit is available, then don't add. If not available, then we have to add. Correct. Mohammed, tell me, do we add road taxes and tolls? Yes, because why? Correct. It is a normal cost. Its credit is not available. Correct. Kavya, do we add import duty? Why? Because का credit available होता है क्या? Not available. Correct. Vaibhavi, tell me, what do we do with insurance, commission, brokerage, transport charges? Add or don't add? Don't add. Oh, अच्छा. Why not? Insurance, commission, brokerage, transport. Why do we not add it? अच्छा, add. Okay. Add करते हैं because it is a cost which we have to pay anyway. Hmm. Fine. Altaf, what about fines, penalties, demurrage, etc.? Charge to P and L. Why? मतलब not added. Why? Correct. Abnormal cost, not regularly occurring, so we transfer it to P and L. Fine. Okay. एंड देन शॉर्टेज के बारे में मैं ही बोलता हूँ. शॉर्टेज अगर नॉर्मल है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ क्वांटिटी से डिडक्ट करेंगे, कॉस्ट से नहीं डिडक्ट करेंगे, सो दैट कॉस्ट विल बी स्प्रेड ओवर रिमेनिंग क्वांटिटी. वेरएज एबनॉर्मल है तो क्या करेंगे, पहले कॉस्ट स्प्रेड कर लेंगे एंड देन उसको डिवाइड करेंगे कि जितना लॉस है उतना पी एंड एल में बचा हुआ मटेरियल में. इज दिस करेक्ट? ठीक है. फिर परचेस प्रोसीजर तो हमारा हो गया, वैल्यूएशन का प्रोसीजर हो गया. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था वो इंडेक्स में चैप्टर के वो जो 7 पॉइंट्स थे उसमें नेक्स्ट स्टेप क्या था? इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल. करेक्ट. अब मुझे बोलो, इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल में कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे क्या? विल देयर बी एनी न्यूमेरिकल पार्ट? नो, राइट. इंस्पेक्शन मतलब क्या, मटेरियल क्वालिटी मीट कर रहा है क्या, वो इंस्पेक्ट करना है बस. तो उसमें तो हमें कुछ भी नहीं देखना है. तो मुझे बोलो, इंस्पेक्शन के आगे का नेक्स्ट पार्ट क्या था? स्टोरेज कंट्रोल. राइट. सो नेक्स्ट हेडिंग दो, स्टोरेज या इन्वेंट्री कंट्रोल. इन्वेंट्री कंट्रोल या स्टोरेज कंट्रोल. गिव नेक्स्ट हेडिंग. इन्वेंट्री कंट्रोल या स्टोरेज कंट्रोल. कैन एनीवन टेल मी? अब लाइक आई सेड, ये जो इन्वेंट्री कंट्रोल वाला पार्ट है ना, दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ द चैप्टर. मतलब आपने क्वेश्चन बैंक भी देखा तो अराउंड 30 क्वेश्चन इस पे ही है. तो मेजर पार्ट चैप्टर का इन्वेंट्री के बेस, इन्वेंट्री पे बेस्ड है. तो फोकस, कॉन्सेंट्रेट. कैन एनीवन टेल मी, इन्वेंट्री पे कंट्रोल रखना क्यों इंपॉर्टेंट है?
5। हाँ मतलब क्या होगा अगर हमने इन्वेंट्री पे कंट्रोल नहीं रखा तो? दो चीजें हो सकती है। क्यों मतलब आइदर, क्यों कॉस्ट बढ़ेगा? इन्वेंट्री पे प्रॉपर कंट्रोल नहीं रखा तो? ओके मतलब ऐसा हो सकता है कि इन्वेंट्री में कुछ आइटम्स थे और वो हमें उसको पता ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं हो रहे प्रॉपरली, तो उनका मतलब लॉस्ट हो गए वो आइटम्स। फाइन। मतलब कैन आई से समथिंग, इन्वेंट्री पे कंट्रोल अगर नहीं रखा तो दो चीजें हो सकती है, मैं बोल सकता हूँ देखो। आइदर हमारे पास जरूरत से ज्यादा स्टॉक हो सकता है जिसकी वजह से कंट्रोल नहीं रहेगा उस पर ठीक से। अदरवाइज कहने से जितना नेसेसरी है उससे कम स्टॉक हो सकता है। इज दैट करेक्ट? कहने से इन दोनों के बीच में बैलेंस चाहिए, बिकॉज दिस इन्वेंट्री कंट्रोल मीन्स बैलेंस बिटवीन ओवर स्टॉकिंग एंड अंडर स्टॉकिंग। वाई? अब अंडर स्टॉकिंग का प्रॉब्लम तो इजी है आइडेंटिफाई करना। कोई बोल सकता है मुझे अंडर स्टॉकिंग किया तो क्या प्रॉब्लम होगा उसके वजह से? करेक्ट। मतलब कहने से हमारा प्रोडक्शन बंद हो सकता है इसके वजह से, राइट? दिस कैन लीड टू स्टॉक आउट। स्टॉक आउट मतलब क्या? स्टॉक खत्म होना। स्टॉक आउट हुआ तो उसकी वजह से प्रोडक्शन माइट स्टॉप। ठीक है, तो इसलिए अंडर स्टॉकिंग इज डेंजरस। व्हाट अबाउट ओवर स्टॉकिंग? ओवर स्टॉक रखा तो अच्छा ही है ना, क्या प्रॉब्लम है? ज्यादा स्टॉक रखा, ओवर स्टॉक रखा तो क्या प्रॉब्लम है? अच्छा मतलब गुड्स खराब हो सकते हैं वैसे। फाइन। ओके। तो डिटीरियोरेशन हो सकता है गुड्स में, और कुछ? करेक्ट। स्टोरेज कॉस्ट ज्यादा लग सकता है, और कुछ? क्यों? अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को तो इट इज ओके। ओवर स्टॉकिंग मतलब क्या? वो अगर वन बाय वन रिकॉर्ड रख रहे हैं तो वैसे भी उनको समझेगा कि उनके पास तो होगा ही, राइट? बट ओवर स्टॉक करने का प्रॉब्लम क्या होगा? मतलब किया तो डिटीरियोरेट हो सकता है गुड्स, करेक्ट, आई एग्री। स्टोरेज कॉस्ट ज्यादा लग सकता है, करेक्ट। और कोई प्रॉब्लम उसके वजह से हो सकता है क्या? कैन देयर बी एनी अदर प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ इट? ओके। करेक्ट। मतलब ऐसा हो सकता है, गुड, दिस इज अ गुड रीजन कि हमने स्टॉक रखा लेकिन फ्यूचर में कुछ तो चेंज हो गया हमारे प्रोडक्शन के प्रोसेस में, इसलिए वो मटेरियल लग ही नहीं रहा है अब, तो फिर वेस्ट हो गया, राइट? ठीक है। प्लास्टिक बैन हुआ था जैसे कि, करेक्ट। इसको एक नाम होता है स्पेसिफिक, डज एनीवन नो? ओके। इसको बोलते हैं ऑब्सोलीट होना। ऑब्सोलेसेंस इज व्हाट? करेक्ट, मतलब यूजलेस हो जाना, कि हमारे पास मटेरियल है लेकिन वो यूज ही नहीं कर पा रहे हम। ठीक है। और कोई रीजन हो सकता है क्या? मतलब और कोई प्रॉब्लम हो सकता है क्या इसके वजह से? थिंक केयरफुली। ओके, अब और एक प्रॉब्लम बोलता हूँ ओवर स्टॉकिंग का, कॉन्सेंट्रेट करो सब लोग 100%। लेट्स से हमारा स्टॉक ऐसा है कि जो डिटीरियोरेट नहीं होता सपोज, हाँ, इसलिए हमने चलेगा पहले ही ओवर स्टॉक करके रखा तो चलेगा, लेट्स अज्यूम। लेट्स से स्टोरेज कॉस्ट भी इतना नहीं लगता है, हम्म, और वो ऑब्सोलीट भी नहीं होता है, तो टेल मी अब ओवर स्टॉक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए?
लेट से हमारा मटेरियल खराब भी नहीं होता है, ऑब्सोलीट भी नहीं होने वाला है, उसका स्टोरेज भी कॉस्ट कुछ नहीं रखता है इतना सब्सटेंशियल, तो फिर हमने ओवर स्टॉक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मतलब पहले ही ज्यादा लेके रखना चाहिए या जैसा लगेगा वैसे लेना चाहिए? क्या लगता है आपको? डिपेंडिंग अपॉन डिमांड, बट प्रगुन वो मटेरियल खराब नहीं होने वाला है इन एनी केस, ऑब्सोलीट भी नहीं होने वाला है, और उसको स्टोर करने का भी कॉस्ट नहीं लगने वाला है, एंड प्रगुन हमें डिमांड भी आने वाला है उसका साल में। ओके, ओके, एक कुछ सिचुएशन देता हूँ फिर बोलो। हाँ, देखो, एक तो मैं बोल रहा हूँ, हाँ बोलो बोलो प्रगुन। हाँ, हाँ, वेरी गुड। ओके, देखो, अगर डिटीरियरेट नहीं हो रहा है, स्टोरेज कॉस्ट नहीं लग रहा है, ऑब्सोलीट नहीं होने वाला है, एंड डिमांड भी है सपोज, तो भी हमने पहले मटेरियल परचेस करके नहीं रखना चाहिए। लेट से हमें पूरे साल में 1 लाख यूनिट्स लगने वाले हैं, तो हमने साल के फर्स्ट दिन को ही 1 लाख यूनिट्स परचेस नहीं करने चाहिए आइडियली, बिकॉज अगर हमने पहले ही 1 लाख यूनिट्स परचेस करके रखे, तो कहने से वी आर ब्लॉकिंग आवर फंड्स, मतलब हमारे पैसे इन्वेंट्री में कन्वर्ट हो गए, एंड अब वो इन्वेंट्री में ही रहेंगे जब तक वो इन्वेंट्री यूज नहीं होती तब तक। मुझे बोलो, अगर उसको हम कैश में रखते तो कहने से शायद उस पर इंटरेस्ट अर्न कर पाते। इज इट करेक्ट? फाइन। क्या बोलते हैं इस कंसेप्ट को? मैथ्स में सीखा है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, क्या बोलते हैं इस कंसेप्ट को? क्या क्या? लिक्विडिटी प्रेफरेंस नहीं, देखो, अगर हम वो स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते तो हम उस पर इंटरेस्ट कमा पाते। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, करेक्ट। मतलब हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती फिर कि हम वो पैसे कहीं और इन्वेस्ट कर पाते। डज एवरीवन एग्री विद दिस? ये समझा सबको यहां तक? तो दीज आर द रीजंस कि हमें ओवर स्टॉकिंग और अंडर स्टॉकिंग दोनों में बैलेंस करना चाहिए। अंडर स्टॉकिंग में एक ही प्रॉब्लम दिख रहा है, स्टॉक आउट का, बट वो मेजर प्रॉब्लम है, राइट? कि प्रोडक्शन ही बंद हो गया तो कुछ ही नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता आगे फिर। ठीक है, तो ये जस्ट एक नोट करो कि इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब क्या, बैलेंस बिटवीन ओवर स्टॉकिंग एंड अंडर स्टॉकिंग। डन एवरीवन? ओके, लिखो लिखो। डन, कैन यू प्रोसीड? ओके, हुआ है कि सबका? बाकी लोग, मोहम्मद मोहम्मद, अल्ताफ, अगुन? ओके, फाइन। नाउ कॉन्सेंट्रेट वेरी केयरफुली। ये इन्वेंट्री कंट्रोल में वी आर गोइंग टू लुक एट 4 पार्ट्स। इन्वेंट्री कंट्रोल वाला जो सेक्शन है उसमें वी आर गोइंग टू लुक एट कंट्रोल ओवर इन्वेंट्री यूजिंग 4 ways। 4 ways कौन से? विल फर्स्ट सी इन्वेंट्री कंट्रोल
by setting quantitative levels. by setting quantitative levels. क्या है बोलता हूं, लेकिन सिर्फ अभी समझ लो, एक पार्ट होने वाला है by setting quantitative levels. Then second way to control inventory is going to be by relative classification. By relative classification. Third way to control inventory is going to be by ratio analysis. And fourth way is going to be physical control. तो मतलब ये जो पार्ट है जो हम देखने वाले ओवर नेक्स्ट 4-5 डेज, उसका इंडेक्स है. अब ये 4 पार्ट्स आने वाले उसमें, तो ये नोट कर लो. सो दैट विल स्टार्ट विद दिस फर्स्ट वन. डन. ओके, ओके. सो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं अब, बाय सेटिंग क्वांटिटेटिव लेवल्स. इन्वेंट्री कंट्रोल बाय सेटिंग क्वांटिटेटिव लेवल्स. अब क्वांटिटेटिव लेवल्स मतलब इसमें हमें देखना क्या है वो पहले समझ लो. टेल मी, हमारा जो परचेस प्रोसीजर था, इट स्टार्ट्स विथ विच डिपार्टमेंट? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट. वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या देता है, कौन सा डॉक्यूमेंट? कौन सा? वापस, बिल ऑफ मटेरियल. बिल ऑफ मटेरियल में क्या लिखा होता है कि फॉर 1 यूनिट हाउ मच मटेरियल इज रिक्वायर्ड. According to that, production department starts the production. Then if they need anything, they ask which department? अब स्टोर्स के पास अगर नहीं है तो वो परचेस को पूछता है सामने, तब देखा था. इज इट करेक्ट? बट मुझे बोलो, इज इट नेसेसरी कि स्टोर्स के पास नहीं है तो ही वो परचेस को पूछेंगे? हम्म, करेक्ट, करेक्ट. मतलब अगर ऐसा हो रहा है कि अभी का मटेरियल उनको देने के बाद हमारे पास मटेरियल बचने वाला नहीं या कम मटेरियल बचने वाला है, तो भी हमने ऑर्डर प्लेस करना चाहिए. इसका मतलब कहने से इट इज नॉट लाइक मटेरियल जीरो होने के बाद हम ऑर्डर करेंगे हर बार. फाइन. सॉरी. तो इसका मतलब कभी हमें बीच में ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा शायद. तो वो कब करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, कितने का करना पड़ेगा, ये सब हमें इसमें देखना है. सो कॉन्सेंट्रेट वेरी केयरफुली. 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए सबका. एक एग्जाम्पल में लिख रहा हूं. अभी मत नोट करो ये एग्जाम्पल, बाद में ही नोट कर लो एंड में, क्योंकि इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ सकते हैं हमें, जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे. कॉन्सेंट्रेट वेरी केयरफुली. लेट्स से हमारे पास अभी ओपनिंग स्टॉक है. लेट्स से राइट नाउ वी हैव ओपनिंग स्टॉक ऑफ 1100 यूनिट्स. एक कोई तो रॉ मटेरियल जिसका 1100 यूनिट्स का ओपनिंग स्टॉक है. लिखो मत, वी माइट हैव टू चेंज दिस अगर सिचुएशन कुछ बदला तो. मैं ऐसे ही बना रहा हूं क्वेश्चन. कॉन्सेंट्रेट. लेट्स से वो मटेरियल एवरी डे लगता है प्रोडक्शन प्रोसेस में. वी नीड दैट मटेरियल एवरी डे इन प्रोडक्शन प्रोसेस. उसका डेली कंजम्पशन जो है, डेली कंजम्पशन मतलब यूसेज, कि डेली कितना कंज्यूम मतलब यूज होता है वो मटेरियल,
that is around 200 to 300 units पर डे, मतलब पर डे 200 to 300 यूनिट्स लगते हैं उस मटेरियल के, मतलब ऑन एन एवरेज कितने लगते हैं? करेक्ट, एवरेज 250 यूनिट्स पर डे लगते हैं, मतलब ठीक है। लेट्स से वो मटेरियल का जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, वो मटेरियल का ऑर्डर जब प्लेस करते हैं हम, तो दैट ऑर्डर नीड्स टू बी प्लेस्ड, मतलब हमारी ऑर्डर जो होती है, उस ऑर्डर की जो क्वांटिटी होती है, मतलब कितने का ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है हमें, तो हमेशा हमें 1500 यूनिट्स का ही ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है, क्योंकि लेट से वो सप्लायर 1500 यूनिट्स ही देता है एक साथ, बल्क में ही देता है वो, कुछ तो हमें शायद डिस्काउंट मिल रहा होगा, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हमारी ऑर्डर क्वांटिटी, और लेट्स कॉल इट रीऑर्डर क्वांटिटी, मतलब वापस ऑर्डर करने की क्वांटिटी हर बार 1500 यूनिट्स है। मतलब अगर स्टॉक खत्म हुआ तो कितने का ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा? डायरेक्टली 1500 का, इवन इफ वी वांट 100 यूनिट्स, हमें 1500 का ही ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, दैट इज द कंडीशन, लेट्स से। ठीक है, वो हमने ही बना रखा है शायद से अल्ताफ, क्योंकि शायद इस लेवल पे हमें ऐसा डिस्काउंट मिलता है विच गिव्स अस द लोएस्ट कॉस्ट, हो सकता है। हम्म ठीक है, तो ये रीऑर्डर क्वांटिटी हमने ही डिसाइड करके रखी है कि इतनी हमें करनी पड़ती है, ठीक है। फिर मुझे बोलो मटेरियल का ऑर्डर प्लेस किया तो इमीडिएटली मटेरियल मिलेगा क्या 2 मिनट में? नहीं, राइट। कैन आई से इट माइट नीड सेवरल डेज? लेट्स कॉल इट रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर पीरियड, या उसको बोलते हैं लीड टाइम, मतलब क्या, ऑर्डर प्लेस करने से ऑर्डर आने तक का टाइम, लिखेंगे, डिफाइन करेंगे इसको बाद में। लेट्स से दैट रीऑर्डर पीरियड इज एक सेकेंड, लेट मी properly design it. Okay, let's say that reorder period is 5 to 7 days। 5 to 7 भी मत करो उसको, 4 to 6 डेज लिखते हैं, मतलब ऑन एवरेज 4 to 6 डेज हमें लगते हैं मटेरियल का ऑर्डर प्लेस करने से मटेरियल आने तक, मतलब ऑन एवरेज कितना टाइम लगता है? 5 डेज। अब वो ओपनिंग स्टॉक थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, लेट्स से वी हैव ओपनिंग स्टॉक ऑफ 1350 यूनिट्स, इतना ओपनिंग स्टॉक लेट्स से हमारा। मैं अभी जस्ट ऐसे सिंप्लीफिकेशन के लिए फिगर्स दे रहा हूं ये, सो दैट कंसेप्ट समझ आ गई हमें। तो ये सिचुएशन सबको क्लियर है क्या, क्या है? फाइन। नाउ लेट्स ट्राई टू ऑपरेट दिस मॉडल, इस मॉडल को सिम्युलेट करने का ट्राई करते हैं। सिम्युलेट मतलब क्या, इस मॉडल को एक्चुअली वर्क करके देखते हैं कि एवरीडे क्या सिचुएशन होगा हमारा। लेट्स से एक टेबल बनाते हैं ऐसा, डे, जैसे कि डे जीरो मतलब आज, डे वन ही लिखता हूं सिंप्लीफिकेशन के लिए। डे वन मतलब आज, लेट से आज बिगिनिंग में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना होगा?
1350 यूनिट्स, क्योंकि उतना है अभी हमारे पास, राइट। तो आज बिगिनिंग में वी आर गोइंग टू हैव 1350 यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। देन कैन एनीवन टेल मी एवरेज कंसिडर करके आज कितना यूज होगा? 250 यूज होगा। डज एवरीवन एग्री? एवरेज बेसिस पे। आज आज तो आज 250 यूज होगा ना एवरेज, तो लेट्स से कंज्यूम्ड, तो कैन एनीवन टेल मी आज क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? 1100 यूनिट्स, ठीक है। और एक इंफॉर्मेशन ऐड करता हूं, नहीं थोड़ी के बाद में ही ऐड करता हूं, चलेगा। ये सिचुएशन हुआ, सेकेंड डे को ओपनिंग स्टॉक कितना होगा? 1100, अगेन कंजम्पशन 250 होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? 850। थर्ड डे 600, फोर्थ डे 5th डे कहने से 6th डे को अब हम कंजम्पशन मतलब उतना है ही नहीं हमारे पास बचा हुआ, करेक्ट? ठीक है। let's say one more information let me add here. लेट्स से कि हमें मिनिमम स्टॉक हमें मिनिमम स्टॉक का लेवल जो है वो 100 यूनिट्स रखना ही है हमेशा। हमने डिसाइड किया है, क्यों डिसाइड किया होगा हमने ऐसे? हाँ, मतलब कभी इमरजेंसी आया तो 100 यूनिट्स तो एटलीस्ट हमारे पास रहने चाहिए, ऐसा हमें लग रहा है। तो 100 इज द मिनिमम स्टॉक लेवल दैट वी हैव टू मेंटेन, ऐसा हमें लग रहा है, इसलिए हमने वो रखा है। मतलब कहने से इसके नीचे जाना ही नहीं चाहिए अब वो। फाइन। अब इसके नीचे अगर नहीं जाना चाहिए तो इसका मतलब कहने से इस दिन को हमें नए यूनिट्स रिसीव होने चाहिए आइडियली। डज एवरीवन एग्री? टेल मी, डज एवरीवन एग्री? ठीक है। यस, ओके। क्योंकि अदरवाइज 6th डे को क्या होने वाला है? 100 यूनिट्स ओपनिंग रहेंगे एंड 250 यूनिट्स कंज्यूम ही नहीं कर पाएंगे फिर हम। इसका मतलब कहना है इससे, अगर मैंने एक और कॉलम ऐड किया, रिसीव्ड यूनिट्स रिसीव्ड, मुझे बोलो एक बार जब ऑर्डर प्लेस करेंगे तो कितने का ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा हमें कंपलसरी? 1500। तो कहना से यहाँ पे मतलब 5th डे के एंड को या 6th डे के बिगिनिंग को 1500 यूनिट्स रिसीव होने ही चाहिए कंपलसरी। कैन एनीवन टेल मी, अगर यहाँ पे 1500 यूनिट्स रिसीव होने ही चाहिए तो हमने ऑर्डर कब प्लेस करना चाहिए फिर? 5 डेज बिफोर, मतलब कौन से दिन को हमने ऑर्डर प्लेस करना चाहिए? पहले दिन को करना चाहिए, ओके। डज एवरीवन एग्री कि फर्स्ट डे को ही करना चाहिए? क्योंकि ऑर्डर टाइम 5 डेज था, देखो 5 डेज एवरेज, तो कहने से फर्स्ट डे को ही प्लेस किया तो ही 2, 3, 4, 5, 6th डे को हमें मिलेगा। इज इट करेक्ट? फाइन। अल्ताफ, प्रगुन, विश्वजीत। हाँ, अल्ताफ सो गया क्या? ओके, हाँ ओके, तो कॉन्सेंट्रेट। मतलब फर्स्ट डे को मैं और एक कॉलम बनाता हूँ, फिर ऑर्डर प्लेस्ड। तो यहाँ पे 1500 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस होगा, 5 दिन बाद वो रिसीव होगा 2, 3, 4, 5, 6। लेट्स सी इफ दिस वर्क्स प्रॉपरली।
लेट्स सी इफ दिस वर्क्स प्रॉपरली। सिक्स्थ डे को क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ, कैन एनीवन टेल मी? अब करेक्ट, 4 to 6 है। तो अभी सिंप्लीफिकेशन के लिए अल्ताफ आई एम सेइंग कि एवरेज एवरेज पे लेते हैं। ऑब्वियसली कुछ जब आगे जाएंगे तो हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, राइट? तो अभी ठीक है, जस्ट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट लेट्स टेक एवरीथिंग एट एवरेज एवरेज एवरेज। तो अब 1350 क्लोजिंग स्टॉक बचेगा। सेवेंथ डे का ओपनिंग स्टॉक का एनीवन टेल मी? 1350 यूनिट्स। यहाँ पे तो कंज्यूम 250, क्लोजिंग स्टॉक 1100 यूनिट्स। करेक्टली, करेक्ट, एग्जैक्टली सेम ऐसे ही रिपीट होगा। देखो 1 to 6 जो हुआ है वही 7 to 12 तक रिपीट होगा, इज इट करेक्ट? मतलब अब एट्थ डे को वापस 1100 यूनिट्स ओपनिंग आएगा, 250, 850 एंड सो ऑन। एक बार लिखता हूं सिर्फ, 9 को 850, 250, 600, 10th को 600, 250, 350, 11th को 350, 250, 100, फिर 12th को वापस प्रॉब्लम आएगा 100 यूनिट्स की वजह से। तो मतलब यहाँ पे वापस ऑर्डर रिसीव होना चाहिए। तो अगेन कौन से दिन पे प्लेस करना चाहिए ऑर्डर? सेवेंथ डे। डज एवरीवन एग्री? सेवेंथ को किया तो 8 9 10 11 12 डे को आएगा। सॉरी 1350 नहीं, कितना है? 1500। यहां तक किसी को कुछ डाउट? Then let's see how many of you are able to tell me this. Concentrate 100%. When are we placing the order? Tell me. 5 days before, ठीक है। But मतलब नाउ क्वेश्चन समझ लो ठीक से, हमारे स्टॉक में कितने यूनिट्स दिखने पर हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं? नो, नहीं काव्या, 100 यूनिट्स आने पर हम ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहे। हम ऑर्डर प्लेस कब कर रहे हैं? जब हमारे स्टॉक में हमें दिखेगा कि, देखो हमारे स्टॉक में हमें दिखेगा कि इतने यूनिट्स है तो हम ऑर्डर प्लेस कर देंगे। कैसे, कब कर रहे हैं हम ये? करेक्ट। देखो कहने से हमारे स्टॉक में जब 1350 यूनिट्स दिख रहे हैं तब वी आर प्लेसिंग द ऑर्डर। डज एवरीवन एग्री? कि जब ऐसा दिखेगा कि हमारे स्टॉक में 1350 यूनिट्स बचे तब हम जाके ऑर्डर प्लेस कर देंगे, सो दैट 5 दिन बाद वो हमें रिसीव हो जाएगा। वापस देखो जब दिखेगा कि 1350 यूनिट स्टॉक में बचे, वापस हम जाके ऑर्डर प्लेस कर देंगे, सो दैट 5 दिन बाद रिसीव हो जाएगा। एंड वापस इट विल नॉट स्टॉप, मतलब उसके वजह से। एग्रीड? यस, नो? ठीक है। यहाँ पे कितना बच रहा है अभी? 1350। हाँ, फाइन। तो फिर टेल मी, हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस 1350 फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन? How can we calculate this 1350 from this information without making this table? नहीं, अब वो ओपनिंग लकीली आया था अल्ताफ। अगर वो ओपनिंग ज्यादा होता अल्ताफ, मुझे बोलो, तो भी कहना 1350 होने पर ही ऑर्डर प्लेस कर देते। सो ओपनिंग स्टॉक 1350 है, दैट डज नॉट मीन कि वो है आंसर। ओके, मुझे एक काम करो, पूरा फॉर्मूला वर्कआउट करो एंड मुझे बोलो व्हाट, मतलब व्हाट प्लस व्हाट इनटू व्हाट माइनस व्हाट। ओके, फाइन। एनीवन एल्स? ओके, एनीवन एल्स? एनी अदर आइडिया? क्यों 1350 कहां से आ रहा है?
Anyone else? Any idea how we are getting that 1350? नहीं मतलब how can we calculate that 1350 Pragun directly without making this table? Altaf has given one formula, ठीक है. Anyone else? Anything else? कि अगर मुझे टेबल नहीं बनाना है फिर भी मैं पूछ रहा हूँ कि ऑर्डर कब प्लेस करना है, तो हाउ कैन यू फाइंड 1350 डायरेक्टली without making this table? Look at it, concentrate, calculate carefully and then tell me. हाँ हाँ, we use 250 units average. हाँ, बिलो 250 आए तो हमें प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली. हमें 100 के नीचे नहीं जाना चाहिए वो. नहीं प्रगुंदन, आइडियली फिर ऐसा बोलना चाहिए ना कि 250 के नीचे नहीं, 350 के नीचे जाके नहीं चलेगा हमें, राइट. 350 के नीचे जाने के बाद हम ऑर्डर प्लेस करेंगे आइडियली. इधर ऑर्डर रिसीव होना चाहिए नेक्स्ट डे को, क्योंकि हमें 100 यूनिट्स एक्स्ट्रा भी तो बचने चाहिए हमारे स्टॉक में, राइट. ट्राई टू डिजाइन अ स्पेसिफिक फॉर्मूला जिससे वो 1350 आंसर आएगा डायरेक्टली. ट्राई करो, टेक अ फ्यू मिनट्स, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन. बोलो. अच्छा मतलब 1500 यू आर सेइंग प्लस 100 माइनस 250. अच्छा. अ, लेकिन एक चीज देखो, हम्म, मोहम्मद, अगर ऑर्डर 1500 के जगह पे 1600 होता तो भी हम इस पे ही ऑर्डर प्लेस करते. इज इट करेक्ट? क्योंकि फिर भी हमें यही पे तो आने चाहिए ना यूनिट्स. मतलब आइडियली वो इस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है वो 1500 पे. अच्छा वैभवी सिंह रीऑर्डर. अच्छा वैभवी भी वही बोल रही है कि 1500 माइनस 250 प्लस 100, वही तो. ये 1500 के पे और कुछ भी होता तो भी वो नहीं आता, तो भी हम इसी पे ऑर्डर कर देते ना. तो मतलब वो यहाँ पे कोइंसिडेंटली मैच हो रहा है. वैभवी एंड मोहम्मद तुम लोग जो बोल रहे हो वो कि 1500 प्लस 100 माइनस 250, इट इज कोइंसिडेंटली मैचिंग इन दिस केस. एनीथिंग एल्स? हाँ ओके, करो काका ट्राई. हाँ बोलो मोहम्मद. 250 इंटू 5 प्लस 100. ठीक है, व्हाट अल्ताफ वाज सेइंग. अल्ताफ भी यही बोल रहा था कि जो कंजम्पशन है एवरेज, उसको रीऑर्डर पीरियड से मल्टीप्लाई करो एवरेज, एंड मिनिमम क्वांटिटी मतलब ये मिनिमम स्टॉक लेवल ऐड कर दो. ठीक है, देखते हैं एंड में. एनीवन एल्स? शुड आई एक्सप्लेन? बट हमने तो 300 और 6 कहीं पे दिया ही नहीं, राइट. तो फिर मैक्सिमम 250 नहीं है हमारा, मैक्सिमम 300 है.
एवरेज 250 है हमारा। ओके काव्या बोलो, हाँ क्या? हाँ बोलो, कैसा है? ओके, बट सी काव्या, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या ना, हमें यहाँ पे हमें क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक निकालना नहीं है, हमें ये निकालना है कि ऑर्डर प्लेस कब करना है, मतलब कौन से लेवल पे ऑर्डर प्लेस करना है। काव्या यहाँ पे ना वो 1350 और ओपनिंग स्टॉक का 1350 मैच हो रहा है कोइंसिडेंटली, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ऐसा लिया था। मुझे बोलो अगर ओपनिंग स्टॉक, शायद ओपनिंग स्टॉक अगर मैं 2000 यूनिट्स देता, तो भी कहने से हम ऑर्डर 1350 पे ही प्लेस करते काव्या, राइट? मतलब ओपनिंग स्टॉक से भी आइडियली उसका कुछ भी रिलेवेंस नहीं है। एंड जैसे मोहम्मद और वैभवी पहले बोल रहे थे, ये 1500 से भी उसका कुछ रिलेवेंस नहीं है। फाइन। तो अब देखो, जो मोहम्मद, अल्ताफ और वैभवी ने बोला दैट इज करेक्ट, दैट वे वी कैन गेट 1350, वेरी गुड। देखो कैसे, हमें 100 यूनिट्स तो रखने ही है इन एनी केस, मतलब कहने से 100 यूनिट्स तो पहले रखने ही चाहिए हमें। एंड डेली कितना यूज करते हैं हम? 250। ऐसा कितने दिन के लिए यूज करना पड़ेगा जब तक ऑर्डर नहीं आता? वैसे 5 दिन, मतलब ऑर्डर आने तक 5 डेज जाएंगे, तो कहने से उतने दिन में 250 इंटू 5 इतने यूनिट्स कंज्यूम हो जाएंगे, प्लस 100 हमें एक्स्ट्रा चाहिए। तो कहने से कितना था? 1350 आता है क्या? देखो, आता है, करेक्ट। तो हाँ, तो कहना है ये 1350 जब इतना स्टॉक रहेगा तब हमने ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। हम्म वापस देखो एक बार कि 100 यूनिट्स हमारे पास, तो मैंने गलत मार्क किया, वो रुको वापस। हमारे पास 100 यूनिट्स तो रहने ही चाहिए इन एनी केस। कहना से 100 में अगर मैंने ये ऐड किया तो 1350 आएगा टोटल, देखो, इज इट करेक्ट? ये ग्रीन वाला पार्ट ऐड करके देखो, आर वी गेटिंग 1350, एंड लॉजिकली करेक्ट भी है, क्योंकि इससे यहां तक जाना है तो 1350 के लिए वो ऐड करना पड़ेगा सब कुछ जो माइनस किया है, करेक्ट? इसका मतलब ये कैसे आएगा फिर? 100 जो मिनिमम स्टॉक चाहिए था, प्लस 250 का 5 टाइम्स, 5 टाइम्स क्योंकि 5 डेज लगते हैं ऑर्डर आने को। तो फिर कहने से जब 1350 यूनिट्स हमारे स्टॉक में दिखेंगे हमें, मतलब जब भी हमें दिखेगा अरे स्टॉक में 1350 यूनिट्स बचे हैं, तब इमीडिएटली हमने जाके ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। इज दैट करेक्ट? विश्वजीत, हैव यू अंडरस्टूड? ओके, प्रगुन अब समझा क्लियरली? ओके, थोड़ा थोड़ा, ओके वापस देखो एक बार, वापस देखो। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है प्रगुन? कि 100 के नीचे स्टॉक नहीं जाना चाहिए, राइट? मतलब कहने से 100 तो वैसे भी अलग से रखने ही पड़ेंगे, प्लस एक ऑर्डर प्लेस करने के बाद वो ऑर्डर रिसीव होने में 5 दिन लगते हैं, उस 5 दिन में हम इतने यूनिट्स यूज कर लेते हैं, तो कहने से वो जो यूज होंगे वो भी हमारे पास रहने चाहिए, सो दैट खत्म नहीं होंगे वो ऑर्डर आने तक। इसलिए फिर 100 प्लस दिस, इतने यूनिट जब हमें दिखेंगे तब हमने ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, सो दैट वो ऑर्डर रिसीव होने तक हमारे पास 100 यूनिट बच जाएंगे। ठीक है, ये 1350 क्या है? ये 1350 है, कैन आई से दिस 1350 इंडिकेट्स when we should place the order, is it correct? when है, when, this is not, मतलब ये उतने स्टॉक में है नहीं है उसका कुछ लेना देना नहीं है, ये जब होंगे तो ऑर्डर प्लेस करना है, इतना इसका रिलेवेंस है। तो when we should place the order, when should we place the order, ये बोलता है वो 1350 यूनिट्स। ओके, तो अब ये सब हमें लिखना है, उसके पहले हेडिंग क्या दिया है आपने? अब तक सिर्फ इतना ही लिखा होगा आपने आइडियली कि ये, राइट, बाय सेटिंग क्वांटिटेटिव लेवल्स। तो उसमें अब फर्स्ट लेवल लिखो जो हमने अभी देखा, इट इज कॉल्ड एज रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल, ROL बोलेंगे उसको हम शॉर्ट में।
ROL वर्ड यूज किया तो भी चलेगा, कैलकुलेशंस में भी, एग्जाम में भी एक बार रीऑर्डर लेवल लिखो सिर्फ, उसके आगे ROL यूज किया तो भी चलेगा। ROL मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है वो, व्हेन टू प्लेस द ऑर्डर, व्हेन टू प्लेस द ऑर्डर, या फिर थोड़ा और एलैबोरेट करना है तो इट इज इंडिकेटिंग व्हेन स्टॉक is equal to ROL, we should place the order. Is it correct? करेक्ट है क्या, देखो जब स्टॉक ROL के जितना हो जाएगा तब हमने ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। मुझे बोलो ऑर्डर कितने का प्लेस करना है वो देख रहे हैं क्या हम यहाँ पे, नहीं, ऑर्डर कितने का प्लेस करना है वो तो ठीक है, वो तो हमने निकाला है अलग से, उसका कैलकुलेशन तो अलग से करना पड़ेगा, दैट डज नॉट मैटर हियर। यहाँ पे हम सिर्फ देख रहे हैं ऑर्डर कब प्लेस करना है। तो अगर इतना लिखा है तो बोलो मैं ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, वो एग्जाम्पल प्रॉपरली लिख लो सब लोग। फाइन, फॉर्मूला मत लिखो उससे जो आया है वो, क्योंकि फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है मैं आगे भी, लेकिन ये पहले एग्जांपल क्वेश्चन और वो प्रेजेंटेशन लिख लो डेली। 12th डे तक नहीं किया तो भी चलेगा, 6th डे तक ही लिखो, नो प्रॉब्लम। आज मुझे लाइटिंग का थोड़ा कुछ तो अलग ही लग रहा है क्या थोड़ा, हाँ वो लेना है एक्चुअली, थोड़ा अंधेरा लग रहा है हर रोज से, क्या पता क्यों, सेम लग रहा है। ये हुआ क्या सबका लिख के, हम्म मिनिमम स्टॉक लेवल भी लिखो, मैंने नीचे लिखा है छोटा सा, डोंट फॉरगेट इट। यस, अल्ताफ हुआ लिख के, करो ये सिम्युलेशन बनाओ, 6 days तक ही बनाओ, उसके आगे मतलब वही रिपीट होने वाला है वैसे भी, तो ऐसे डॉट 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 कर सकते हो या फिर लिखो कि सेम पैटर्न विल बी रिपीटेड। एग्जाम में कैसा आएगा वो देखेंगे हम आगे। हम्म
बोलो। रीऑर्डर लेवल, हाँ, मतलब क्या कि 1350 यूनिट्स होने पर हमने ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। दैट डज नॉट इंडिकेट एनीथिंग एल्स। वो 1350 यूनिट्स स्टॉक में होने से हमें कुछ भी मैटर नहीं करने वाला है, और कितने भी यूनिट्स हो सकते हैं स्टॉक में। द ओनली थिंग इज जब 1350 यूनिट्स दिखेंगे तो एग्जैक्टली exactly उस मोमेंट पे हमने जाके ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। करेक्ट। डन एवरीवन। कैन आई स्क्रॉल डाउन? हाँ, मोहम्मद, विश्वजीत, वैभवी। मोहम्मद। तो अब नीचे लिखो, नीचे लिखो, therefore from the above table, from the above table it can be seen that, it can be seen that, sorry, logically, logically ROL is equal to, कैसे आ रहा है, मिनिमम स्टॉक लेवल which was 100 in our case plus what into what, average consumption, correct, into average lead time, reorder period, right, which was 250 into 5। लिख लो ये। हाउएवर, हाँ, बट अब मुझे बोलो, जैसे अल्ताफ ने बोला हर रोज 250 ही कंजम्पशन होगा क्या? नहीं। एंड इज इट नेसेसरी कि 5 दिन में हमेशा मटेरियल आएगा? अगर हमने 1350 लेवल सेट किया सपोज, एंड एक दिन लेट हो गया, तो कहने से स्टॉक आउट हो जाएगा फिर हमारा। करेक्ट। क्योंकि एक दिन भी लेट हुआ, हम एकदम कट टू कट कर रहे हैं, देखो एक दिन भी लेट हुआ है, थोड़ा भी ज्यादा कंज्यूम हुआ तो गए हम फिर। करेक्ट। ठीक है, तो उसके लिए हाउएवर दिस इज दिस इज वेरी कट टू कट। ऐसा मत लिखो एग्जाम में, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ ये हमारे लैंग्वेज में। दैट इज, देर इज no margin, there is no margin for extra consumption or lead time, is it correct? एक्स्ट्रा कंजम्पशन या एक्स्ट्रा लीड टाइम के लिए मार्जिन ही नहीं है कुछ। therefore to be safe we use another formula, we use another formula for ROL, to be safe we use another formula for ROL। मुझे बोलो, टू बी सेफ, अगर सेफ रहना है तो ROL बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। डज एवरीवन एग्री कि बढ़ाना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा मतलब क्या, पहले ही ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। डू यू एग्री? मतलब 1350 तक पहुंचने तक रुकेंगे ही नहीं, शायद थोड़ा ऊपर ही ऑर्डर प्लेस कर देंगे। सो टू बी सेफ विल इंक्रीज दिस। हाउ विल वी इंक्रीज दिस? इंस्टेड ऑफ एवरेज कंजम्पशन विल टेक मैक्सिमम कंजम्पशन,
and will multiply by maximum lead time, and we will not add minimum stock level in this. There is no logic behind this formula. The only thing is to be safe हम उसको बढ़ा रहे, बट लॉजिक एज सच कुछ नहीं है इसमें. मिनिमम स्टॉक लेवल क्यों नहीं ऐड कर रहे? देयर इज नो लॉजिक कि वैसे भी हम मैक्सिमम ले रहे हैं इसलिए हम वैसे भी बढ़ा के ले रहे हैं, इसलिए फिर ये मिनिमम स्टॉक लेवल ऐड नहीं कर रहे हम. Practically what will happen is, practically we'll try to set ROL above this, बट ऐसा फॉर्मूला यूज करके नहीं करेंगे. प्रैक्टिकली हम कुछ तो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे करेंगे, बट इट विल डेफिनेटली बी अबव दिस. डू यू एग्री कि इसके ऊपर तो होना ही चाहिए? यस नो? अब एग्जाम में फर्स्ट प्रेफरेंस इसको देना है. नियरली इन एवरी क्वेश्चन वी आर गोइंग टू यूज दिस सेकेंड फॉर्मूला. अगर कभी वो क्वेश्चन पे समझेगा आपको, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको समझेगा, अगर कभी मिनिमम स्टॉक लेवल दिया है तो ही हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे. समझेगा आपको क्वेश्चन पे जाने पर. बट फर्स्ट प्रेफरेंस हैज टू बी टू दिस ऑलवेज. हम मतलब वो जो लॉजिकल फॉर्मूला है वो हम रेयरली यूज करेंगे. रेयरली मतलब कब? अगर वहां पे डेटा ऐसा दिया है कि मिनिमम स्टॉक लेवल में दिया है और ये दिया है तो ही यूज करेंगे. जनरली नहीं दिया होगा लेकिन क्वेश्चन में. लिखा सबने? तो फिर सेकंड लिखते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल. मिनिमम स्टॉक लेवल का मतलब कहने से लेवल बिलो विच स्टॉक शुड नॉट गो. जिस लेवल के नीचे स्टॉक नहीं जाना चाहिए वो लेवल मिनिमम लेवल. टेल मी, ये जो मिनिमम लेवल था ना 100, किस पे डिपेंड करेगा? डेज पे. ओके, मतलब डेली कंजम्पशन पे. ओके, बट डेली कंजम्पशन से वैसे उसका कुछ रिलेवेंस नहीं आ रहा है वो 250 से 200 टू 300 से. ओके, मोहम्मद, यू आर सेइंग समथिंग? एवरेज कंजम्पशन पे डिपेंड करेगा. ओके, ठीक है. देखो, मैं जो बोलता हूँ, टेल मी इफ यू एग्री विद दिस. कहने से ये डिपेंड करेगा कि हमें कहीं पे से सडन डिमांड्स, इमरजेंसी ऑर्डर्स आता है क्या, उस पर डिपेंड करेगा. मतलब एक्चुअली इसमें से किसी पे भी नहीं डिपेंड करेगा. मिनिमम स्टॉक लेवल इस पर डिपेंड करेगा कि हमें सडनली प्रोडक्शन को लगता है क्या कुछ मटेरियल, और कितना लगता है. कभी कभी मतलब लगा, सपोज सडनली कुछ एक्स्ट्रा लगा तो कितना लगता है, कहने से उस पर डिपेंड करेगा मिनिमम स्टॉक लेवल. डू यू एग्री? तो फिर मतलब कहने से वो मिनिमम स्टॉक लेवल यही इससे किसी से भी नहीं आएगा, वो तो हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे आएगा. करेक्ट. तो लिखो वहां पे, आइडियली this will come from, or this will be set as per, this will be set considering, ऐसा लिखो, ideally this will be set considering past experience of sudden demands, wastages, abnormal wastages मतलब etc. सडन डिमांड्स, एबनॉर्मल वेस्टेजेस का पास्ट एक्सपीरियंस देख के ये सेट किया जाएगा आइडियली.
एबनॉर्मल वेस्टेजेस। मुझे बोला अल्ताफ एबनॉर्मल ऑफ के बाद होगा तो क्या मतलब होगा उसका फिर? प्रगुण प्रगुण के जैसे कर रहे हो, प्रगुण और श्रावणी के जैसे कर रहे हो। ठीक है, उसको ये करता हूँ। अब ठीक है। ओके, अच्छा ठीक है, ऐसा करता हूँ फिर। हाँ नहीं, लेकिन वो लैम्बडा ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन हल तब मैंने वो यहाँ पे लिखा, थोड़ा लेफ्ट साइड को लिखता तो कर सकता था मैं। डन, ये लिखा सबने। हाउएवर, एग्जाम में हमारे पास वो कंपनी का पास्ट एक्सपीरियंस पता होगा क्या हमें? हाँ, नहीं, राइट। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट विल डू इज, अब देखो हाँ, आरओएल के लिए हम सेकंड फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो मिनिमम स्टॉक लेवल ना हम फर्स्ट फॉर्मूला जो है ना आरओएल का, उसको रीअरेंज करके लाएंगे। उसको रीअरेंज किया तो मिनिमम स्टॉक लेवल क्या आएगा फिर? राइट, मतलब आरओएल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव टू यूज। मिनिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू आरओएल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। एंड ये लॉजिकल, लॉजिकल मतलब इस पॉइंट से लॉजिकल है, क्योंकि एग्जाम में हमें मिनिमम स्टॉक लेवल दिया नहीं होगा, और हमें पता निकाल भी नहीं सकते हम, क्योंकि वो पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है हमें उस कंपनी का। तो उनका जो आरओएल होगा, वी कैन अज्यूम दैट इट हैज बीन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम स्टॉक लेवल, एंड उसका उल्टा कैलकुलेट करके ये निकाल सकते हैं फिर। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये करना है, इसीलिए हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आरओएल का दूसरा फॉर्मूला यूज करना है। अच्छा, मिनिमम स्टॉक लेवल में क्यों लग सकता है? अगर मतलब सिर्फ क्वेश्चन में पूछा कि मिनिमम कितना स्टॉक उनका हो सकता है, वो फाइंड करके रखो, तो हमें करके रखना पड़ेगा, राइट? अदरवाइज वो लगेगा नहीं, आई एग्री। और एक चीज के लिए वो मिनिमम स्टॉक लेवल लग सकता है अल्ताफ, अगर हमें कभी मैक्सिमम स्टॉक लेवल पूछा तो उसके लिए मिनिमम स्टॉक लेवल लगेगा। मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज हाईएस्ट कितना हो सकता है स्टॉक। वो देखते हैं, थर्ड पॉइंट वही लिखता है। हम्म, ये लिखा सबने? कैन आई गो टू थर्ड पॉइंट? थर्ड पॉइंट लिखो, एवरेज सॉरी मैक्सिमम स्टॉक लेवल, दैट इज मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक, बस मतलब ठीक है, नहीं लिखा तो भी चलेगा वो। हाँ, अगेन लेट्स कम टू द टेबल। सब ओपनिंग स्टॉक्स देखो या सब क्लोजिंग स्टॉक्स देखो, एंड मुझे बोलो मैक्सिमम स्टॉक कितना आ रहा है हमारे पास ऑन एनी पर्टिकुलर। नहीं, हाँ मतलब कितना आ रहा है अमाउंट? नहीं ना, लेकिन किसी भी दिन में हमारे पास 1600 स्टॉक है ही नहीं, क्लोजिंग में या ओपनिंग में, अल्ताफ आई एम सही। ड्यूरिंग द डे नहीं बोल रहा हूं मैं, ओपनिंग में या क्लोजिंग में बोल रहा हूँ। हम्म, वही तो अल्ताफ, आई एम नॉट सेइंग ड्यूरिंग द डे कितने हुए बढ़े, आई एम सेइंग आइदर ओपनिंग में या क्लोजिंग में कितने हैं मैक्सिमम। 1350, राइट, करेक्ट करेक्ट। 1350 is the maximum stock that we have on any particular day। ठीक है। देन आई एग्री कि हमें 1500 रिसीव हो रहा है, तो हमारे पास 1600 स्टॉक हो रहा है फिर, इज दैट करेक्ट? ठीक है।
बट ओपनिंग या क्लोजिंग किसी भी पर्टिकुलर डे को हमारे पास 1350 इतना ही स्टॉक है। अब वो कहां से आ रहा है? वो कहां से आ रहा है 1350? सिर्फ आरओएल से नहीं आ रहा है, उसके लिए अब कुछ और भी लग रहा है जो हमने अब तक नहीं कंसिडर किया है कैलकुलेशंस में कहीं पे। कहना से मैक्सिमम स्टॉक के लिए हमें ये भी लग रहा है समहाउ, क्योंकि कितनी क्वांटिटी रिसीव होगी उस पर भी तो डिपेंड करेगा कि स्टॉक कितना है। इज दैट करेक्ट? हाँ, कैलकुलेशन देखते हैं, बट कहने से सब डज एवरीवन एग्री कि ये हमें लग रहा है उसमें 1500? फाइन। इसका मतलब पहले में ये आरओक्यू के बारे में देखना पड़ेगा कि ये 1500 क्या है, कहां से आता है। तो पहले लेट्स गो टू आरओक्यू एंड देन लेट्स कम बैक टू मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो आपने मैक्सिमम स्टॉक लेवल लिखा है, उसके नीचे 5-6 लाइन छोड़ दो, सिर्फ फॉर्मूला लिखना है उसमें, और कुछ नहीं है। एंड लेट्स गो टू फोर्थ पॉइंट विच इज अगेन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी उसको हम बोलेंगे ROQ, रीऑर्डर क्वांटिटी ROQ। अब नेक्स्ट हाफ आवर या 40 मिनट्स के लिए एवरीवन हैज टू कॉन्सेंट्रेट 100%। अब ROQ, रीऑर्डर क्वांटिटी, कैसे सेट करते हैं? अब यहां पे तो एक तो पहले बोलो, कहने से ये 1500 मैंने डायरेक्टली लिखा था, कहने से ये 1500 का बाकी किसी से भी लेना देना नहीं है, किसी से भी लेना देना नहीं 1500 का। 1500 तो अलग से ही है, 1500 कुछ भी हो सकता था, इट वुड नॉट हैव मैटर्ड। तो 1500 हैज नो रिलेवेंस टू एवरीथिंग एल्स फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ठीक है, 1500 कहां से आया, फिर कहां से आरओक्यू निकाल सकते हैं हम, वो देखते हैं अब। मतलब आइडियली वी कैन गिव एनी आरओक्यू, कितनी भी रीऑर्डर क्वांटिटी रख सकते हैं, बट कितनी रखनी चाहिए देखते हैं अब। और एक चीज, कितनी भी रखनी चाहिए मतलब कहने से एक तो ये कहीं पे लगेगा नहीं हमें, लेकिन लॉजिकली मुझे बोलो, हमारा ROL 1350 है, एंड प्रीवियस डे को हमारे पास 100 यूनिट्स थे, मतलब कहने से एटलीस्ट हमारी रीऑर्डर क्वांटिटी 1250 यूनिट्स होनी चाहिए एटलीस्ट। अदरवाइज अगर अगर हमारी रीऑर्डर क्वांटिटी ही सिर्फ 200 यूनिट्स है, तो मुझे बोलो हम ROL पे पहुंचेंगे क्या कभी? फिर नहीं। समझा क्या मतलब? अगर 200 यूनिट्स है तो फिर ये मतलब यहाँ पे तो कितने यूनिट्स रहेंगे? सिर्फ 50 यूनिट्स बचेंगे, फिर तो कुछ नहीं कर पाएंगे हम। इज इट करेक्ट? मतलब कहने से एटलीस्ट वो जो रीऑर्डर क्वांटिटी थी ना हमारी 1500 यूनिट्स की, वो एटलीस्ट इतनी तो होनी चाहिए। इज दैट करेक्ट? यस, नो? फाइन। बट ठीक है, उस समय कुछ भी लेना देना नहीं है हमें। अब ROQ तो दूसरे कुछ बेसिस पे सेट करना है, कौन से बेसिस पे हमें करना चाहिए सो दैट हमारा कॉस्ट मिनिमम आएगा, ये हमें देखना है। कॉन्सेंट्रेट करो सब लोगों। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं। रुको, अब मुझे एग्जांपल वापस मैं डिजाइन करता हूँ थोड़ा सा छोटा सा। लेट्स से हमें हमें एनुअली रिक्वायरमेंट होती है मटेरियल की, लेट्स से 20,000 यूनिट्स की। मतलब एनुअली हमें 20,000 यूनिट्स लगते हैं। अब मुझे बोलो, एनुअली अगर 20,000 यूनिट्स लगते हैं, तो कहने से वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस की आइदर पहले ही 20,000 यूनिट्स ऑर्डर करके रखो, या फिर 6 मंथ्स बाद करना है तो कितने करने पड़ेंगे ऑर्डर? 10,000। या फिर क्वार्टरली करना है तो कितने करने पड़ेंगे? 5,000। तो ऐसे कुछ ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, तो हमारा एनुअल रिक्वायरमेंट है 20,000। अब लिखो मत अभी भी कुछ। लेट्स से
हमारी रीऑर्डर क्वांटिटी, मतलब एक बार जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो लेट से हम डायरेक्टली 20,000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो मुझे बोलो फिर कहने से साल में एक ही बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा हमें। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स लिखता हूं मैं नीचे, कहने से यहाँ पे 1 एक ही ऑर्डर आएगा साल में। वेरस अगर हमारी रीऑर्डर क्वांटिटी 10,000 यूनिट्स है, मतलब एक बार हम 10,000 यूनिट्स ऑर्डर करते हैं, तो कितने बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा? 2 टाइम्स। अगर हमारी रीऑर्डर क्वांटिटी 5,000 यूनिट्स है, तो कितने बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा? 4 टाइम्स। अगर हमारी रीऑर्डर क्वांटिटी 1000 यूनिट्स है, तो कितने बार करना पड़ेगा? 20 टाइम्स करना पड़ेगा, राइट। इन शॉर्ट हम क्या कर रहे हैं? एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ROQ कर रहे हैं, इज दैट करेक्ट? अगर 200 यूनिट्स है तो 100 टाइम्स, एंड अगर 100 यूनिट्स है तो 200 टाइम्स। इज एवरीवन क्लियर अप टू दिस पॉइंट? अब लाइक आई सेड 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। एक ही बार 27 यूनिट्स ऑर्डर करने का क्या फायदा होगा? फायदा, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मोहम्मद, यू आर सेइंग समथिंग क्या? ओके, वेरी गुड। बल्क में मिलेगा तो शायद डिस्काउंट मिलेगा हमें। ओके, लेट्स फॉर नाउ लेट्स इग्नोर डिस्काउंट। हाँ, अभी के लिए डिस्काउंट इग्नोर करते हैं। अभी के लिए लेट्स अज्यूम कि हमारी परचेज प्राइस जो है, प्राइस पर यूनिट, वो है लेट्स से ₹10 पर यूनिट। इतना अज्यूम करते हैं, लेट्स लीव इट एट दैट। लेट्स अज्यूम कि बल्क डिस्काउंट नहीं है, बट होगा वो, आई एग्री। एंड अल्ताफ वाज सेइंग कि हर बार हमें सप्लायर के पास नहीं जाना पड़ेगा, मतलब 2 बार 4 बार 20 टाइम्स। कहने से एक ही बार सप्लायर को कांटेक्ट करके ऑर्डर कर सकते हैं, राइट। इसके वजह से देखो, कहने से हमारा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हमें 2 बार 4 बार 20 बार वो नहीं ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, अब एक ही बार में हम ट्रांसपोर्ट कर देंगे। तो कहने से थियोरेटिकली transport cost will be incurred for each order. Is it correct? Theoretically, some specific transfer cost will be incurred for each order. Is it correct? मतलब हर बार जब ऑर्डर प्लेस करेंगे तो हमें यूनिट्स ट्रांसपोर्ट करने पड़ेंगे, वापस ऑर्डर प्लेस के वापस ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट देना पड़ेगा। तो थियोरेटिकली वो सेम अज्यूम करते हैं अभी के लिए। थियोरेटिकली लेट्स अज्यूम कि ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट सेम आता है वो डिस्टेंस के लिए। तो लेट्स कॉल इट ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, मतलब एक बार जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो लेट्स से हमें 20 रुपीज ऑर्डरिंग कॉस्ट लगता है। तो फिर कहना से फर्स्ट केस में हम एक ही ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं पूरे साल में, मतलब कितने रुपए कॉस्ट आएगा हमें सिर्फ? हाँ, 20 पर ऑर्डर है तो कितना कॉस्ट आएगा फिर? नहीं, पर ऑर्डर है वो, एक ऑर्डर के लिए 20 रुपए कॉस्ट लगता है, तो मतलब 20 ही कॉस्ट लगेगा पूरे साल में। इज इट करेक्ट? फाइन। तो यहाँ पे एक मैं और लाइन लिखता हूँ, ऑर्डरिंग कॉस्ट का लाइन लिखता हूँ। चलो, यहाँ से ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगा 20, वेर सेकेंड केस में 2 ऑर्डर्स प्लेस करे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आएगा फिर? 40 आएगा, राइट। अब मैंने ना वो स्पेसिंग थोड़ा इतना अच्छे से नहीं किया, मैं कैंसिल करके थोड़ा अच्छे से स्पेस करता हूँ उसको, रुको। 10,000, उसके बाद क्या था? 5,000, देन 1,000, देन
200 एंड, अरे वैसे ही क्यों हुआ वापस 100, नहीं ठीक है, एक्स्ट्रा जगह मेरी थोड़ी। बोलो सेकंड केस में 2 ऑर्डर्स प्लेस करे तो 40 रुपीज ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगा, थर्ड केस में 80, देन 400, देन 2000, देन 4000। मतलब कहने से जैसे रीऑर्डर क्वांटिटी हम कम कर रहे हैं वैसे ऑर्डरिंग का कॉस्ट कम हो रहा है, बढ़ रहा है हमारा। तो फिर कहने से जितनी ज्यादा रखेंगे उतना अच्छा है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, करेक्ट। बट मुझे बोलो, जितना ज्यादा हम एक साथ परचेस करेंगे कहने से उतने ज्यादा हमारे फंड्स ब्लॉक हो जाएंगे। फंड्स ब्लॉक हो जाएंगे मतलब क्या, एक बार ही 20,000 यूनिट्स हमने परचेस करके रखे फर्स्ट डे को, तो इसका मतलब हम कितने रुपीस ब्लॉक कर रहे हैं बोलो, 20,000 इंटू 10 मतलब 2 लाख रुपीस। अब देखो हर एक केस में कॉन्सेंट्रेट, हाँ, हर एक केस में पूरे साल में तो हमें 20,000 यूनिट्स ही परचेस करने, मतलब पूरे साल में 2 लाख खर्च करना ही है हमें वैसे भी। इज इट करेक्ट? ओके, लेट्स अज्यूम कि इट इज नॉट इन क्रेडिट, लेट्स अज्यूम कि हम कैश परचेस कर रहे हैं या फिर क्रेडिट है भी, तो लेट्स अज्यूम कि वो इक्वल है सबको। सबको इक्वल मतलब क्या, अगर फर्स्ट केस में क्रेडिट 1 मंथ का है तो हर एक केस में 1 मंथ का ही क्रेडिट है। फिर कहने से वो मैच होगा। अब देखो टोटल परचेस का कॉस्ट हमारा 2 लाख यूनिट्स है, 2 लाख रुपीस है। कहने से आरओक्यू कितना भी रखो, बट पूरे साल में तो 2 लाख ही देने हैं। इज इट करेक्ट? मतलब परचेस का कॉस्ट तो बदलेगा नहीं, बट कहने से यहां पे एक साथ 2 लाख देने पड़ेंगे, वेरस यहाँ पे 1-1 लाख देने पड़ेंगे। यहाँ पे 2 lakhs एक साथ देने पड़ेंगे, वेरस यहाँ पे पहले 1 लाख और 6 मंथ बाद 1 लाख देने पड़ेंगे, वेरस यहाँ पे 50,000 के 4 इंस्टॉलमेंट देने पड़ेंगे। इज इट करेक्ट? यहां तक सबको 100% क्लियर है क्या? ओके। फिर मतलब कहने से यहां पे हमारे पैसे ज्यादा ब्लॉक हो रहे हैं, यहाँ पे थोड़े से कम ब्लॉक हो रहे हैं, यहाँ पे थोड़े से कम ब्लॉक हो रहे हैं, एंड सो ऑन। अगर पैसे ब्लॉक हुए तो कहने से उनको हम और कहीं पे इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेगी। तो इसका मतलब हमें और एक टाइप का कॉस्ट आने वाला है ऑर्डरिंग कॉस्ट के साथ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एंड मतलब जितने ज्यादा यूनिट्स परचेस करेंगे उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगा, एंड कहने से जितने ज्यादा यूनिट्स परचेस करेंगे उतना ज्यादा स्टोरेज कॉस्ट भी आएगा। जितने ज्यादा यूनिट्स परचेस करेंगे उतना ज्यादा ऑब्सोलेसेंस का भी कॉस्ट आएगा। जो सब आपने ऊपर बोला था, एंड डिटीरियोरेशन, ये सब कॉस्ट जितने ज्यादा यूनिट्स परचेस करेंगे उतना ज्यादा आएगा। मतलब कहने से ये जो 3 कॉस्ट है, दीज आर इनकर्ड बिकॉज वी आर होल्डिंग द इन्वेंट्री। मतलब देखो जब हम परचेस करते हैं और यूज भी नहीं करते इमीडिएटली, तब ये 3 कॉस्ट आ जाते हैं। इज इट करेक्ट? इसलिए इनको बोलते हैं इन्वेंट्री को होल्ड करने के कॉस्ट, मतलब होल्डिंग कॉस्ट। बट ये टर्म हम यूज नहीं करेंगे जनरली, वी विल यूज द टर्म इन्वेंट्री को कैरी करने के कॉस्ट, इसलिए इनको बोलेंगे कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट मतलब इन्वेंट्री को कैरी करने का कॉस्ट, तो इन्वेंट्री को कैरी करने का कॉस्ट हमें कुछ तो लगेगा। नाउ दिस कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री is generally from exam point of view expressed in percentages.
एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेजेस। क्यों? क्योंकि कहने से ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या, देखो अब लेट्स से हमने 2 लाख रुपए इन्वेंट्री में इन्वेस्ट किए, मुझे बोलो वो 2 लाख रुपए इन्वेंट्री में इन्वेस्ट किए, तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेने के लिए कौन से परसेंटेज लेने चाहिए मैंने, क्या हो सकता था उस 2 लाख रुपीज? वो 2 लाख रुपीज हमने इन्वेंट्री में डाले, उसके जगह पे उसको क्या कर सकते थे हम? तो फिर मैंने कौन सा इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लेना चाहिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करके? जो हम इन्वेस्ट करते हैं उसका। ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज, मुझे बोलो इंडिविजुअल इन्वेस्टर के केस में दिस इज करेक्ट, आई एग्री कि एफडी का वगैरह रेट लेना चाहिए हमने, या म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट का, या कोई एवरेज इन्वेस्टमेंट का रेट लेना, सेफ इन्वेस्टमेंट का रेट लेना चाहिए। बट मुझे बोलो बिजनेसेस का काम इन्वेस्ट करना होता है क्या एफडी में या म्यूचुअल फंड्स में? नहीं। कहने से बिजनेस का काम होता है बिजनेस रन करना। मतलब अगर ये 2 लाख रुपए यहाँ पे नहीं डालते तो वो हम बिजनेस में डाल देते हमारे, करेक्ट, बिजनेस को ग्रो करने के लिए यूज करते कहीं पे, इज इट करेक्ट? तो उस पे कहने से हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता, हमें प्रॉफिट मिलता। तो वो जो प्रॉफिट का रेट है वो हमने यहाँ पे लेना चाहिए आइडियली। करेक्ट, मतलब रेट ऑफ रिटर्न जो मिल रहा है, जो आप गुडविल में शायद निकालते होंगे अकाउंट्स में, तो रेट ऑफ रिटर्न हमें लेना चाहिए आइडियली यहाँ पे। या फिर कॉन्सेंट्रेट वेरी केयरफुली, ये 2 लाख रुपए हमें यहाँ पे डालने के लिए जनरली बिजनेसेस ऑपरेट नॉट ऑन कैश बेसिस, मतलब उनका कैश नहीं यूज करते बिजनेसेस, एक्सेस कैश जनरली वो ऑपरेट करते हैं ऑन समथिंग कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम द बैंक, जिसको हम कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। ओवरड्राफ्ट सुना होगा आपने। सो जनरली बिजनेसेस डोंट ऑपरेट ऑन देयर ओन फंड्स, क्योंकि ओन फंड्स का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। सो बिजनेस ऑपरेट ऑन कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट। मतलब क्या, बैंक से शॉर्ट टर्म लोन लेके हमारे शॉर्ट टर्म के जो एसेट्स है वो हम फाइनेंस करते हैं, डेटर्स, स्टॉक, या जो भी शॉर्ट टर्म के लिए लोन्स वगैरह हमने दिए है वो। एंड ऑब्वियसली हाँ, वर्किंग कैपिटल, मतलब वेरी गुड, वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग के लिए कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट यूज किया जाता है, ये आप सीखोगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। वेरस फिक्स्ड एसेट्स के फाइनेंसिंग के लिए टर्म लोन, इक्विटी शेयर से प्रेफरेंसेस यूज किए जाते हैं। कहने से लॉजिकल है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के सोर्सेस है तो वो फिक्स्ड एसेट्स के लिए यूज करने चाहिए, और ये शॉर्ट टर्म के सोर्सेस है तो ये करंट एसेट्स के लिए यूज करने चाहिए। फाइन। तो कहने से ये कैश क्रेडिट के पैसे लेके हम यहाँ पे डाल रहे हैं स्टॉक में, मतलब वो कैश क्रेडिट के लिए बैंक को हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इज इट करेक्ट? वो कैश क्रेडिट से बैंक से पैसे लेके, शॉर्ट टर्म लोन लेके बैंक से हम ये स्टॉक परचेस कर रहे हैं, तो कहने से उस पे बैंक को हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कहने से दैट इज आवर कैरिंग कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि बिकॉज वी आर इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक हमें वो पे करना पड़ रहा है। डू यू एग्री? डज एवरीवन एग्री, यस, नो? कैरिंग कॉस्ट वही तो, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि अल्ताफ अगर हम नहीं करते स्टॉक में इन्वेस्ट तो कहने से हमें नहीं देना पड़ता वो इंटरेस्ट, मतलब वी हैव टू पे दैट इंटरेस्ट ओनली बिकॉज वी आर इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक। तो कहने से वी हैड एन अपॉर्चुनिटी नॉट टू पे दैट इंटरेस्ट अल्ताफ। मतलब वो इंटरेस्ट सेव करने की अपॉर्चुनिटी थी लेकिन वो चली जाएगी अब। हम्म, तो लेट्स से इस केस में लेट्स से हाँ बोलो। हम्म, मतलब डेफिसिट हुआ मतलब? हम्म। 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 नहीं ना, लेकिन प्रगुण यहाँ पे हम
इन्वेस्टमेंट पे कितने इंटरेस्ट मिल रहा है उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल ही नहीं रहे, क्योंकि ये जो पैसे है जो हम स्टॉक में रख रहे हैं, मतलब इन्वेंट्री में रख रहे हैं, कहने से वो वैसे भी उनको हम इन्वेस्ट नहीं करते, मतलब बाहर हम हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं उनको फिर। करेक्ट। हाँ। किससे नहीं मिला तो? स्टॉक से मतलब इन्वेंट्री से। बट कहने से प्रगुण इन्वेंट्री पे कितना रिटर्न मिलेगा वो रिलेवेंट नहीं, क्योंकि हम अभी क्या देख रहे हैं, इन्वेंट्री में नहीं करते तो कितना रिटर्न मिलेगा वो देख रहे हैं हम, क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे ना हम। इन्वेंट्री पे जो भी रिटर्न मिलेगा प्रगुण, कहने से वो तो हमारा एक्चुअल गेन होगा। हम यहाँ पे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसिडर कर रहे हैं, मतलब अगर हम यहाँ पे पैसे नहीं डालते तो हम उनका क्या करते। मतलब फिर अगर मैंने बोला सपोज बैंक का 10% पर एनम इंटरेस्ट रेट है, अगर मैं सपोज ऐसा बोला कि बैंक का इंटरेस्ट रेट इज 10% पर एनम, तो फिर उसका मतलब ऐसा हुआ कि 2 लाख का 10% मतलब 20,000 हम सेव कर सकते थे, वो नहीं किया सेव। तो लेट्स अज्यूम कि 10% पर एनम है इंटरेस्ट रेट। अब रुको, 10% से ना, ठीक है नो प्रॉब्लम, 10% लेते हैं। 10% पर एनम लेट्स से हमारा कैरिंग कॉस्ट है। ठीक है, तो मतलब अब कहने से यहाँ पे हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट के बाद कैरिंग कॉस्ट भी ऐड करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट निकालना है तो। करेक्ट। ये 10% पर एनम में हमारा वर्किंग कैपिटल फाइनेंस का रेट, मतलब हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एंड अभी के लिए लेट्स अज्यूम कि स्टोरेज एंड ऑब्सर्वेशन ये कुछ नहीं है। ठीक है, तो कैन एनीवन टेल मी फर्स्ट केस में हमें कितना कैरिंग कॉस्ट लगेगा? 20,000। डज एवरीवन एग्री 20,000? बट द प्रॉब्लम विद दिस इज, देखो केयरफुली, ये कैरी करने का कॉस्ट है। आई एग्री कि इन्वेंट्री हम 20,000 की परचेस कर रहे हैं, रीऑर्डर क्वांटिटी हमारी 20,000 है, बट मुझे बोलो, आर वी गोइंग टू होल्ड 20,000 टिल द एंड ऑफ द ईयर? कहने से 20,000 आज है फर्स्ट डे को, बट वो यूज होता जाएगा धीरे धीरे, एंड आइडियली बाय द ईयर एंड कहने से हमारा स्टॉक जीरो हो जाएगा फिर। मतलब इन्वेंट्री को कैरिंग कॉस्ट अगर हम ले रहे हैं तो मुझे बोलो 20,000 कैरी कर रहे हैं क्या, लेकिन हम पूरे साल भर के लिए कैरी कर रहे हैं क्या? नहीं, बीच में यूज भी तो हो रहा है। करेक्ट। मतलब आइडियली आप अभी जो बोल रहे हो, आप अभी क्या बोल रहे हो कि कैसे करना चाहिए, मैंने 20,000 का 10% पर एनम, एंड वो कॉस्ट कितना है, 10 रुपीज। 20,000 के लिए 10 रुपीज पर यूनिट इंटू 10% पर एनम। बट द प्रॉब्लम इज पर एनम के लिए हमारे मतलब पूरे साल के लिए 20,000 यूनिट्स होने वाले क्या हमारे पास? नो, कहना से जो 20,000 आज है वो बाय द एंड ऑफ द ईयर जीरो हो जाएंगे। कैन वी अज्यूम, एवरेज बेसिस पे डेली उतना उतना ही कंजम्पशन हो जाएगा और वो एंड में जीरो हो जाएगा। इज इट करेक्ट? तो फिर कैन आई टेक हाफ ऑफ दिस? क्योंकि आज 20,000 एंड में जीरो है, सो लेट्स टेक एवरेज एंड बीच का फिगर लेते हैं, क्योंकि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने वाला है, उसमें वैसे भी मिडिल टर्म दिया तो इट इज द एवरेज ऑफ ऑल, राइट? कॉन्सेंट्रेट, आज 20,000 यूनिट्स है, ईयर एंड में वो जीरो यूनिट्स होने वाला है। तो आज 20,000 है, कल थोड़े से गए, फिर थोड़े से गए, फिर थोड़े से गए, फिर थोड़े से गए, इक्वल अमाउंट हर रोज कम 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 होने वाला है। तो फिर हर एक दिन का इंटरेस्ट निकालने से अच्छा है कैन आई टेक पूरे साल का इंटरेस्ट है उसका हाफ? नहीं, करेक्ट अल्ताफ, बट पूरा चार्ज करेगा, एग्री, बट जब स्टॉक यूज हो रहा है अल्ताफ, तो फिर उसको स्टॉक के कैरिंग कॉस्ट में क्यों ले फिर हम?
लेकिन अब स्टॉक नहीं है ना हमारे पास, कहने से अब वो स्टॉक प्रोडक्शन में गया, तो फिर आइडियली अगर हम लेना ही है हमें, तो प्रोडक्शन के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में लेना चाहिए अल्ताफ, फिर उसको स्टॉक के नहीं। जब स्टॉक यूज हो जाएगा, हाँ करेक्ट, मतलब आई एग्री, तुम्हारा पॉइंट करेक्ट है कि स्टॉक यूज हो रहा है तो भी बैंक को तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा हमें, बट जब स्टॉक यूज हो रहा है तो फिर वो प्रोडक्शन में गया, फिर वो जो कैरिंग कॉस्ट है वो स्टॉक को नहीं जाना चाहिए, प्रोडक्शन को जाना चाहिए फिर। हम्म, ठीक है। ये हाफ का लॉजिक नहीं समझा किसी को तो बोलो। सबको समझा है मतलब 100%? ओके, देखो, ओके, अब केयरफुली देखो, लेट्स सी कितना मैच आ जाए थोड़ा सा। हम्म, हम क्या बोल रहे हैं कि 20,000 यूनिट्स हम परचेस करने वाले हैं। लेट्स अज्यूम कि एक साल में 200 डेज होते हैं, ऐसा अज्यूम करते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, हाँ। मतलब पर डे कंजम्पशन कितना हो जाएगा हमारा फिर? पर डे कंजम्पशन कितना हो जाएगा फिर? 100 यूनिट्स ना। प्रगुन, शायद शायद 27 डिवाइड बाय 200, शायद 100 आता है। हाँ, ओके, ओके। फिर अब कॉन्सेंट्रेट, हाँ, कहने से फर्स्ट दिन के लिए हमारे पास 27 यूनिट्स होंगे, सेकेंड डे के लिए हमारे पास कितने यूनिट्स होंगे कंज्यूम होने के बाद? ये 19,900, फिर 19,800, फिर 19,700, ऐसा करते करते जीरो हो जाएगा लास्ट डे को। करेक्ट, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। फाइन, कहना है सब पे हमने ₹10 से मल्टीप्लाई करके 10% पर एनम है, उसका एक दिन के लिए लेना चाहिए। डज एवरीवन एग्री? हम्म, इस सब पे हमने आइडियली एक दिन के लिए लेना चाहिए, ठीक है। फाइन, फिर ये सबको ऐड करना चाहिए। हम्म, अब मुझे बोलो ऐड किया, तो कैन आई टेक ऑल दिस कॉमन? कॉमन लेके इन सबको ऐड कर सकते हैं, एंड उनको 200 से डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कहने से इनका एवरेज ले रहे हैं हम। एवरेज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के केस में कहने से एवरेज इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। मतलब ये सब ऐड करके 200 से डिवाइड किया तो भी चलेगा, या फिर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 किया तो भी चलेगा। तो मुझे बोलो फर्स्ट टर्म 20,000 है, लास्ट टर्म 0 है, तो कहने से डायरेक्टली इसको हाफ किया तो चलेगा फिर। लॉजिक क्लियर है सबको अब? तो अब कहना से कैरिंग कॉस्ट हमारा ऐसे आने वाला है, देखो, आर ओ क्यू जो भी होगा डिवाइड बाय 2, आर ओ क्यू का हाफ एवरेज, इनटू हमारा परचेज प्राइस जो 10 रुपीज है, इनटू 10% पर एनम जो हमारा कैरिंग कॉस्ट है। डू यू एग्री? जैसे कि इस केस में कितना आएगा, फर्स्ट केस में बोलो, कैलकुलेट करके बोलो मुझे कोई तो। 10,000 आ रहा है। सेकेंड केस में वो क्या आएगा, 10,000 यूनिट्स का हाफ इंटू 10 रुपीज इंटू 10%, राइट? कितना हो रहा है फिर? वो आधा हो जाएगा ना उसका। कितना हो रहा है? 5,000। थर्ड केस में देन देन होगा होगा, करेक्ट है। देन 100 एंड देन 50। देखो सब लोग आ रहा है कैसे। हम्म, क्यों आर ओ क्यों दे रहा है? क्योंकि एक बार 10,000 यूनिट से ब्लॉक्ड होंगे, एक बार 5,000 यूनिट से ब्लॉक्ड होंगे, एंड सो ऑन। यहां तक किसी को कुछ डाउट? ओके, क्योंकि भी इसके आगे और वो थोड़ा सा आपको, मतलब यहाँ तक 100% समझाए तो ही आगे समझेगा, तो इसलिए कोई भी डाउट है छोटा सा भी तो पूछ लो। हम्म,
ये मैं रखता हूँ, किसी को लिखना है बाद में तो लॉजिक लिख लो। अब मुझे बोलो, तो इसको नीचे ले सकता हूँ थोड़ा। ओके, और एक कॉस्ट आने वाला है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, एंड ये परचेस का भी कॉस्ट है 2 लाख। बट कहने से वो तो हर एक केस में 2 लाख ही आने वाला है पूरे साल का कॉस्ट। करेक्ट, क्योंकि एक साल में तो उतने ही परचेस करने ना हमें, आरओक्यू कितना कितना भी हो। तो फिर लेट्स नॉट एड इट, क्योंकि वैसे भी वो सेम है तो उसको ऐड नहीं करते। तो चलो मुझे इसका टोटल बोलो, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग परचेस कॉस्ट, लेट्स कॉल इट टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, कितना है फर्स्ट केस में? नहीं, 2 लाख छोड़ दो, परचेस कॉस्ट छोड़ दो। कहने से 20 एंड 10,000 है, राइट ना? ऑर्डरिंग कॉस्ट तो 20 रुपए आया था सर, कहने से 10,020 है। करेक्ट है क्या सब लोग? सेकेंड केस में, थर्ड केस, देन 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 करेक्ट, फाइन। At what ROQ is the cost minimum? Has everyone understood that here cost is minimum? मतलब कॉस्ट वो एक्चुअली ऐसे हो रहा है, देखो कम कम हो रहा है और फिर बढ़ रहा है, इज इट करेक्ट? बट फिर इज इट नेसेसरी कि 1000 पे सबसे कम होगा? हमने ये तो ऐसे ही लिया है ना टाइम पास, 20,000, 10,000, 5,000, 1,000, 200, 100। कहना से और कोई लेवल हो सकता है जिसमें और कम होगा कॉस्ट? शायद, शायद 5,000 या 1000 के बीच में, या 1000 या 200 के बीच में और एक लेवल होगा जिसमें कॉस्ट और भी कम है 900 से। Fine. वो जो लेवल है ना, वो हमारा आरओक्यू होना चाहिए, इज इट करेक्ट? नहीं, वो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं, हाँ देखते हैं। उसके पहले कैन यू नोट दिस डाउन? ये जस्ट नोट कर लो सब लोग, सो दैट फिर हम देखते हैं कि वो निकालना कैसे है। मतलब नोट कैसे करें मतलब? हाँ, आरओक्यू में एग्जाम्पल लिखो डायरेक्टली, कुछ नहीं, बाकी नीचे लिखते सब, एग्जाम्पल लिखो ऐसे, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। ओके, 4 पॉइंट्स मेन है, देखो एग्जांपल क्वेश्चन इतना है, 1 2 3 एंड 4, ये क्वेश्चन है। कैरिंग कॉस्ट का ब्रैकेट ये लिखो जो लिखा है यहाँ पे, वो टोटल परचेज कॉस्ट भी कहीं पे लिख लो, एंड देन वो चार्ट बनाओ डायरेक्ट। हाँ, अब ये एक फिगर्स ऐसे ही है, कुछ भी है। हम्म। एकदम ही ऐसा कुछ भी हो गया ना थोड़े पिछले एक हाफ आवर में। बट एक बार एक कंसेप्ट समझा तो सिंपल है, फिर फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। आरओक्यू क्वेश्चन इजीएस्ट, मतलब स्कोरिंग, सबसे स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं आरओक्यू वाले, क्योंकि उसमें वही फॉर्मूला अप्लाई करना होता है हमेशा, बस।
हाँ, एकदम इजी कुछ तो आएगा। दिखने में कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा बट इट इज दिस द इजीएस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड बहुत सारे क्वेश्चन इस पे ही आते हैं। साल में 200 डेज होते हैं, कुछ भी हो सकता है। वही भाई साल में 200 डेज वर्किंग डेज हो सकते हैं ना, क्या पता वर्किंग डेज 200 होंगे। नहीं नहीं नहीं, देखो, नहीं नहीं नहीं, और एक 10 मिनट्स एक्सटेंड होने वाला है आज। खाते खाते देखो क्लास, नो प्रॉब्लम। चलेगा, खाते खाते देखो, नो प्रॉब्लम। हाँ। ओह, आंखों को आराम चाहिए। ठीक है। हाँ, यहाँ तक हुआ क्या? कैन आई स्क्रॉल डाउन? हाँ, 10 मिनट से अल्ताफ तुम्हारा नंबर नहीं बढ़ने वाला है। लिखो। हम्म, वैसे भी वो फॉर्मूला आपको ही फाइंड करना है, मैं होमवर्क ही देने वाला हूँ। बट हिंट देता हूँ, अदरवाइज नहीं आएगा वो, डिफिकल्ट जाएगा मतलब अदरवाइज। ये कॉस्टिंग डिफिकल्ट लग रहा है क्या लेकिन अब तक? नहीं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, कॉस्टिंग तो ऐसा ही होने वाला है आगे भी। एक्चुअली एक्चुअल न्यूमेरिकल्स तो वही देखे सिर्फ, वो टाइम पास वाले एडिशन, मतलब वो वैल्यूएशन वाले के न्यूमेरिकल सब एक्चुअल आएंगे, मतलब कैलकुलेशन। हाँ, टैक्स तो सबसे वास्ट है। हाँ, नहीं नहीं, मतलब 100 मार्क्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क्स का थियरी होता है, लेकिन वो ऑप्शन को भी हो सकता है ना, उसके लिए क्या। हाँ, नहीं नहीं, कॉस्टिंग में तो टेंशन वैसे भी नहीं है, इजी है अगर, लेकिन कंसेप्ट समझना चाहिए। बहुत सारे लोगों को कॉस्टिंग जाता है लेकिन फिर भी, क्योंकि ये पता ही नहीं होता कहाँ से आया क्यों आया। हाँ, सिंपल। सो ये होने के बाद मुझे बोलो, सो दैट आई विल गिव यू हिंट फॉर होमवर्क। हाँ, उसका तो होगा, इसलिए उसको पता है। कैन यू प्रोसीड? ओके। कैरिंग कॉस्ट करते वक्त ये हाफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, बहुत लोग भूल जाते हैं ये, तो ठीक है। क्या? फाइन, नाउ कॉन्सेंट्रेट। नाउ आई एम सेइंग ये कॉस्ट यहाँ पे हमारा मिनिमम आ रहा है, डज इट मीन कि 1000 पे मिनिमम होगा ही नेसेसरीली? नहीं, क्या पता, इधर इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में भी हो सकता है, राइट? क्योंकि अगर हमने इसको प्लॉट किया तो कहने से ऐसा कर्व आने वाला है, इसका जो मिनिमम पॉइंट होगा वो हमारा मिनिमम पॉइंट होगा कॉस्ट का, राइट? कर्व का मिनिमम पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? कैसे कैसे फाइंड करते हैं कर्व का मिनिमम पॉइंट? कौन सा कंसेप्ट यूज करके? बोलो बोलो बोलो। हाँ,
डेरिवेटिव्स में मिनिमा। यही आपको होमवर्क होने वाला है आज। जिनको याद है, जिनको नहीं है याद, छोड़ दो, इट इज ओके। जो रिकॉर्डेड भी लेक्चर देख रहे हैं, इफ यू डोंट रिमेंबर डेरिवेटिव्स या आपने डेरिवेटिव्स ऑप्शन को छोड़ा था तो छोड़ दो। लेकिन आप लोगों में से सबने कंपलसरी करना है। आपने तो किया है क्योंकि हमने ही क्लास में किया है डेरिवेटिव्स एंड मिनिमा। हाँ, आपके लिए ऑप्शन नहीं है। हाँ, क्या विश्वजीत क्या बता रहा है? हाँ, सेकेंड डेरिवेटिव निकाल के करना पड़ेगा, करेक्ट। लाइक आई सेड, रिकॉर्डेड लेक्चर जो दिख रहा है, इट इज ओके इफ यू डोंट रिमेंबर इट, वैसे भी लगने वाला नहीं है। इट इज ओके इफ यू स्किप इट। बट आप सब लोगों में से करना ही है, एंड जिन लोगों ने डेरिवेटिव्स किया है, कंपलसरी होमवर्क है ये। एंड वन मोर कंडीशन, एक तो उसका फॉर्मूला डायरेक्टली देखना नहीं है बुक से, और गूगल भी नहीं करना है, अदरवाइज आपको फॉर्मूला ही मिल जाएगा। क्योंकि मुझे वर्किंग चाहिए, इसका वर्किंग मिनिमा का स्टेप्स। हाँ, अब उसके लिए पहले हमें इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा, वो एक साथ करते हैं, फिर आप खुद से करो, नो प्रॉब्लम। क्योंकि इक्वेशन तो हमें बनाना पड़ेगा, राइट? तो वो इक्वेशन बनाते हैं, देन विल स्टॉप फॉर टुडे, देन यू कैन टेक दैट एज होमवर्क। तो चलो अब एक इक्वेशन बनाते हैं। मुझे बोलो, कैन आई से हमारा टोटल कॉस्ट जो है, मतलब टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, करेक्ट? ठीक है। प्लस परचेस कॉस्ट भी है, लेकिन परचेस कॉस्ट सब जगह पे सेम आ रहा है, तो लेट्स इग्नोर इट। अब इसको हमें फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, लेट मी कॉल इट टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, लेट्स कॉल इट एज वाई, क्योंकि हमें उसको मिनिमाइज करना है, राइट? ठीक है, लेट्स कॉल आर ओ क्यू एज एक्स। तो मुझे बोलो अब, हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आ रहा था? पर ऑर्डर कॉस्ट कितना था? पर ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए पर ऑर्डर कॉस्ट कितना था? पर ऑर्डर 20 था। कहने से हम कर रहे थे 20 इंटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकाल रहे थे हम? नहीं नहीं नहीं, करेक्ट, एनुअल रिक्वायरमेंट को आरओक्यू से डिवाइड कर रहे थे, देखो। करेक्ट है, सबको समझाए? मतलब कहने से ऑर्डरिंग कॉस्ट ऐसे आएगा, कौन सा करो, लिखो मत अभी, ₹20 इंटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स। मतलब ही कहने से ₹20 इंटू, रुपीज नहीं लिखता हुआ, 20 इंटू 20,000 जो एनुअल रिक्वायरमेंट था, डिवाइड बाय एक्स। एक्स मतलब हमारा आरओक्यू है, करेक्ट? फाइन। प्लस कैरिंग कॉस्ट कैसे आ रहा है, देखो। आरओक्यू डिवाइड बाय 2 इंटू इंटू रेट इंटू 10%, मतलब इंटू 10 इंटू 10%। तो मतलब आरओक्यू बाय 2 इंटू परचेस रेट इंटू 10%, वो कैरिंग कॉस्ट। मतलब कहने से आरओक्यू तो एक्स पकड़ा है हमने, तो एक्स बाय 2 इंटू 10 इंटू 10%। डू यू एग्री? तो सिंप्लीफाई करके कहना है, राइट, y इज इक्वल टू कितना है गए, 4 लाख बाय एक्स प्लस 5 का 10%, मतलब कितना आएगा? क्या बन हो जाता? हाँ नहीं चलेगा ना, लेकिन सिंपली एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके रखते हैं ना उसको। पॉइंट कितना ऐसे आएगा सबका, देखो। कहना से दिस इज टोटल कॉस्ट, एंड कहने से इसको हमें मिनिमाइज करना है, मिनिमा निकालना है इसका। हम्म अब सिर्फ 1-2 मिनट रुको। ये यहां तक लिख लो पहले सब लोग।
इट इज ओके जिनको मैथ्स थोड़ा सा डिफिकल्ट ज्यादा था या फिर जिनको डेरिवेटिव्स नहीं करना है, डेरिवेटिव्स की तरफ देखना भी नहीं है लाइफ में कभी, उन्होंने इफ यू फॉरगेट अबाउट दिस पार्ट इट इज ओके, जो फाइनल फॉर्मूला आने वाला है वही देखना है हमें, ये नहीं समझा तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट ये टेबल तो समझना ही चाहिए सबको, क्योंकि ये टेबल तो हमें करना पड़ेगा। ये डेरिवेशन फॉर्मूला का नहीं लगेगा, फॉर्मूला जो फाइनल आएगा वही लगेगा हमें। लिख के हुआ सबका? अब सिर्फ रुकने से पहले x का वैल्यू, हाँ पॉइंट में आ सकता है ना फाइनल आंसर, पॉइंट में आ सकता है, सॉल्व करने पर फाइनल आंसर पॉइंट में आ सकता है, नो इश्यूज, क्योंकि हमें क्या पता ना एग्जैक्ट आंसर क्या होने वाला है। हाँ डी बाई डी एक्स को जीरो करेंगे तो x का जो वैल्यू है वो पॉइंट में आ सकता है। हाँ आ सकता है पॉइंट में वैल्यू प्रगुण। हम्म, हम्म। रुको अब एक सेकेंड, मुझे सिर्फ वो बोलो क्या आया था y इज इक्वल टू अभी हमारा, वो यहाँ पे मैं प्लॉट करता हूँ सिर्फ। हाँ रुको, हाँ y इज इक्वल टू क्या, 4 लाख बाय x प्लस 0.5 x, करेक्ट। देखो, देखो उसका कर्व कैसे आ रहा है, कहने से उस कर्व का जो मिनिमम सबसे नीचे वाला पॉइंट होगा वो हमारा टोटल कॉस्ट होगा, मिनिमम वो हमारा आर क्यू होगा। वो कैसे हो रहा है देखो, पहले कॉस्ट कम 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 हो रहा है, फिर बाद में कॉस्ट बढ़ रहा है। क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि क्योंकि देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज होते जा रहा है, वेरस कैरिंग कॉस्ट कम होते जा रहा है। इज इट करेक्ट? एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट, एनीवन? नो, सब लोग क्लियर? ठीक है। तो लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन फाइंड फॉर्मूला फॉर आर ओ क्यू। एक्स के लिए फॉर्मूला कितने लोग निकाल सकते हैं? लेट्स, फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला नहीं, आंसर एटलीस्ट इसका। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ आर एबल टू फाइंड दैट, कल चेक करेंगे हम। ओके, सो लेट्स स्टॉप फॉर टुडे। ओके, आई डोंट नो, मुझे भी करके देखना पड़ेगा प्रभु ना, तो लिख के रखो, हम कल चेक करते हैं। ओके हाँ, अगेन लेट मी टेल यू वन मोर टाइम, जिनको डेरिवेटिव्स या मैथ्स याद नहीं है छोड़ दिया तो भी चलेगा, फाइनल फॉर्मूला ही लगेगा, लगने वाला है हमें। अभी जो क्लास में लोग हैं उनमें से कोई भी छोड़ नहीं सकता। ठीक है, तो लेट्स स्टॉप फॉर टुडे, विल मीट टुमारो। ओके, चलो बाय देन। यस बाय।